नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है किस पौधे की पत्तियों पर कलियां यानी बड्स पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइलम हो जाएगा। ब्रायोफाइलम में जो है पत्तियों पर कलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसमें है ब्रायोफाइलम पौधों की पत्तियों के किनारे पर कलियां बड्स बनती हैं। ये कलियां बढ़कर नए छोटे पौधों में बदल जाती हैं। यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वनस्पतिक जनन का उदाहरण है। अन्य पौधों की पत्तियों पर इस प्रकार की कलियां नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइलम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है और जो है चार्ज कितना है तो 5 कूलम्ब हो, तो किया गया कार्य कितना होगा, तो W बराबर होता है V इंटू क्यू होता है। क्या होता है, V इंटू क्यू होता है। V जो V वोल्ट जो है 15 इंटू जो है कितना है, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 75 जो है इसका 75 जो है जूल कार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है विद्युत कार्य इलेक्ट्रिकल वर्क का सूत्र होता है W बराबर V इंटू क्यू। W कार्य होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, Q चार्ज होता है। तो V 15 वोल्ट है, Q 5 वोल्ट है, तो इसका हो जाएगा 15 जूल, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र P बराबर mgh होता है। क्या होता है, P बराबर mgh होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है, तो किसी वस्तु का वजन जो है चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम है। तो यही आंसर ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है बिकॉज द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम है, यानी कि ऑप्शन इसका जो है सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है, तो गैसों से संबंधित नहीं है, तो गैसों से यानी बॉयल्स का नियम जो है गैस से संबंधित है। चार्ल्स लॉ जो है गैस और जो है गैस का चार्ल्स नियम जो है गैस के आयतन और तापमान से संबंधित है। ओम का नियम जो है गैस से संबंधित नहीं है। एवोगाड्रो का नियम भी ये गैस से ही संबंधित है। तो ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा, जिसमें कि बॉयल्स लॉ गैस के दाब और आयतन के संबंध से संबंधित है। चार्ल्स लॉ गैस के आयतन और तापमान के संबंध से संबंधित है। एवोगाड्रो लॉ गैस के आयतन और अणुओं की संख्या के संबंध से संबंधित है। ओम्स लॉ विद्युत धारा के वोल्टेज और प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, गैस से नहीं। इसीलिए जो नियम गैसों से संबंधित नहीं है वह ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कोशिका सेल एक अत्यंत व्यवस्थित और जटिल संरचना है और इसमें सब कुछ अनियंत्रित रूप से अंदर क्यों नहीं आता है, तो इसमें जो ऑप्शन है कोशिका में नाभिक नहीं होता है, कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है। नेक्स्ट है इसमें कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, कोशिका का आकार जो है बहुत छोटा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यह झिल्ली सेलेक्टिवली परमिएबल यानी कि चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी यह तय करती है कि कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा कौन सा बाहर निकलेगा। आवश्यक पदार्थ जैसे O2 CO2 पानी पोषक तत्व नियंत्रित रूप से अंदर आते हैं। हानिकारक या अनावश्यक पदार्थों को कोशिका में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, इसीलिए कोशिका के अंदर सब कुछ अनियंत्रित रूप से प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी, तो इसमें जो है दर्पण का सूत्र F बराबर जो है R/2 होता है। क्या होता है, R/2 होता है। तो इसमें जो है R बराबर कितना है, तो R बराबर जो है +40 सेंटीमीटर। कितना है, R बराबर जो है कितना है, तो +40 सेंटीमीटर है। तो इसमें +40 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो है लेंस के लिए आवर्धन सूत्र क्या होता है, लेंस के लिए आवर्धन सूत्र जो होता है M बराबर क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन यानी कि V/U यानी नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है एक चीता विरामा अवस्था में
रेस्ट से शुरू करता है और 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से 10 सेकेंड तक त्वरण करता है, तो अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? अंतिम वेग में जो है प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि चीता रेस्ट में है। त्वरण कितना है? तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। और t कितना है? तो t जो है इसका 10 सेकेंड है। t कितना है? 10 सेकेंड है। तो गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो v बराबर तो u प्लस ए टी, u 0 हो गया तो 2 इंटू 10 यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कालाजार। कालाजार रोग किसके कारण होता है? तो कालाजार जो है किसके कारण रोग होता है? तो कालाजार जो है, कालाजार को जो है विसेरल यानी कि लेमेंसाइसिस भी कहा जाता है कालाजार को। यह रोग जो है लेशमेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यानी कि किससे होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण जो है ये कालाजार होता है। यह परजीवी मादा सेंड फ्लाई जो है कि काटने से मानव शरीर में जो है प्रवेश करता है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति सेल वॉल प्लाज्मा झिल्ली से किस तरफ स्थित होती है? कोशिका भित्ति जो है प्लाज्मा झिल्ली से किस तरफ स्थित होती है? तो कोशिका भित्ति जो है पौधों, बैक्टीरिया और फफूंद की कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है पौधों, बैक्टीरिया और फफूंद की यानी फंगी की कोशिका में पाई जाती है। यह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है। कोशिका भित्ति कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है, संरक्षा प्रोटेक्शन देती है, यांत्रिकी मजबूत देती है। पशु कोशिकाओं एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती है, केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है। इसीलिए सही उत्तर प्लाज्मा झिल्ली के बाहर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाहर की ओर जो है इसका आंसर ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का कबड्डी विश्व कप किसने जीता था? भारत ने इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता। पुरुष टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को जो है 44-41 से हराया, जबकि महिला टीम ने इंग्लैंड को 57-34 के बड़े अंतर से हराकर जीत लिया। पुरुषों की प्रतियोगिता में 10 टीमें शामिल थी। महिलाओं की प्रतियोगिता में 6 टीमें शामिल थी। 17 से 23 मार्च 2025 के मध्य कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 हाल ही में किस देश को जो है कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता दिया गया है? तो कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता किसको दिया गया है? तो लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है भूमि प्रशासन, भूमि सुधार और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के क्षेत्र में वैश्विक प्रगति पर चर्चा के लिए जो है दिया गया। इस सम्मेलन में भारत को कंट्री चैंपियन के रूप में जो है मान्यता दिया गया। इस सम्मेलन में जो है यह सम्मान भारत को डिजिटल भूमि अभिलेख, स्वामित्व अधिकारों की पारदर्शिता और आधुनिक भूमि प्रबंधन प्रणाली जैसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DIL RMMP में उल्लेखनीय प्रगति के लिए जो है यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक कोशिकीय जीव यदि प्रजनन के समय 2 खंडों में विभाजित होकर जनन करता है तो इस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है? तो एक कोशिकीय जीव यदि प्रजनन के समय 2 खंडों में विभाजित होता है तो क्या हो जाता है? इसका जो है क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है द्विविभाजन हो जाएगा। बाइनरी फिजन जो है इसका आंसर हो जाएगा। द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन में एक कोशिकीय जीव अपनी एक कोशिका को 2 समान भागों में विभाजित कर देता है। इसे 2 नए जीव बनते हैं जो मूल जीव के समान होते हैं। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है। इसके उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। इसीलिए जब एक कोशिकीय जीव 2 खंडों में विभाजित होकर प्रजनन करता है उसे द्विविभाजन यानी कि द्विखंडन विधि बाइनरी फिजन जो है कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें है यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा, प्रतिरोध आधा हो जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, या प्रतिरोध जो है अपरिवर्तित रहेगा। इसमें जो है प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध का सूत्र R बराबर रो इंटू L/A होता है, जिसमें कि R प्रतिरोध होता है, रो जो है रेसिस्टिविटी होता है, L लेंथ होता है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। इसमें
तो जब लंबाई दुगनी होती है तो 2L हो जाएगा। जब क्षेत्रफल A आधा किया जाता है तो A/2 हो जाएगा। तो नया प्रतिरोध R डैश बराबर रो इंटू 2L इंटू A/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4R इसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, एक कार 78.4 मीटर ऊंचे पुल से नीचे गिरती है, वह कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगी। तो माना कि एक कार जो है विरामावस्था से गिरती है, इसीलिए प्रारंभिक वेग जो है u बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसमें जो है मुक्त पतन का सूत्र क्या होता है, मुक्त पतन का सूत्र जो है h बराबर जो है हाफ जो है GT² होता है। तो h जो है 78.4 मीटर है, g जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है t बराबर जो है 4 सेकेंड हो जाएगा। तब कार 4 सेकेंड बाद जो है पृथ्वी से टकराएगी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मणिपुर विनियोग विधेयक, मणिपुर एप्रोप्रिएशन बिल को संसद ने किस वर्ष पारित किया था। तो इसका आंसर जो है 2025 इसका आंसर हो जाएगा। संसद लोकसभा ने मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 को 7 अगस्त 2025 को पारित किया था। यह विधेयक 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए मणिपुर की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करता है। इसी तरह राज्यसभा ने 11 अगस्त 2025 को मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 को मंजूरी दी थी। तो सही उत्तर जो है इसका 2025 आंसर हो जाएगा। उल्लास नव भारत जो है, नव भारत उल्लास का जो है क्या है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजना के तहत 100% या पूर्ण साक्षरता फुली इलिटरेट जो है दर्ज हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है। तो उल्लास के तहत जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य तीसरा राज्य जो है कौन बन गया है, तो यह त्रिपुरा जो है तीसरा राज्य जो है यह बन गया है। नेक्स्ट इसमें आता है उल्लास, उल्लास का जो है पूरा नाम जो है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी है। उल्लास का फुल फॉर्म क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास मतलब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे 2022 से 2027 तक मिशन मोड में चलाया जा रहा है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के अशिक्षित युवाओं और वयस्कों को मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान और जीवन उपयोगी कौशल से सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय मानक के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में 95% साक्षरता दर को पूर्ण साक्षरता माना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें उल्लास योजना के अंतर्गत पहले राज्य के रूप में मिजोरम को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। उसके बाद गोवा को दूसरा राज्य घोषित किया गया है और 23 जून 2025 को त्रिपुरा को तीसरे राज्य के रूप में पूर्ण कार्यात्मक साक्षर यानी फुली लिटरेट घोषित किया गया है। चौथा राज्य जो है कौन हो गया है, तो हिमाचल प्रदेश हो गया है। और पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है यह कौन हो गया है, तो लद्दाख जो है हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें 2025 का महिला अंडर 19 विश्व कप किसने जीता है। तो 2025 का महिला अंडर 19 विश्व कप जो है यह किसके द्वारा जीत लिया है, तो यह भारत के द्वारा जो है जीत लिया गया है। किसको हराया था, तो दक्षिण अफ्रीका को जो है हराया था। इसमें जो है आता है 18 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 तक आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 मलेशिया में आयोजित हुआ था। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबला बायू एमॉस ओवल स्टेडियम पंडामारन क्लैग मलेशिया में जो है खेला गया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार जो है खिताब जीत लिया था। भारत की गोगादी त्रिशा को फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच जो है चुना गया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान निक्की प्रसाद थी। कौन थी, तो यह निक्की प्रसाद जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी।
नेक्स्ट आता है इसमें, नाइजीरिया ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में पहली बार भाग लिया और ग्रुप चरण में न्यूजीलैंड पर जो है आश्चर्यजनक जीत हासिल किया। मलेशिया और सामोआ ने भी पहली बार इस विश्व कप में जो है भाग लिया था। मैच टोटल जो है 41 मैच खेला गया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है इंडिया की जो है गोंगादी त्रिशा को दिया गया था। मोस्ट रन जो है इंडिया से गोंगादी त्रिशा 309 रन जो है इन्होंने बनाया था। मोस्ट विकेट जो है इंडिया वैष्णवी शर्मा को जो है दिया गया था। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री की पुस्तक के लेखक जो है टिम विगमोर और जो है फ्रेडी विल्डे है। कौन है? टिम विगमोर और फ्रेडी वाइल्ड है। फ्रेडी वाइल्ड जो है। टिम विगमोर द्वारा टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री विलियम हिल स्पोर्ट्स बुक ऑफ द ईयर अवार्ड शॉर्टलिस्टेड किया गया था। मतलब कि टिम विगमोर द्वारा जो बुक लिखा गया था टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री, उसको जो है स्पोर्ट्स बुक ऑफ द ईयर अवार्ड में जो है शॉर्टलिस्टेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, शैवाल यानी कि अलगी में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा जल मिलाया जाए तो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है? शैवाल में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व होने लगेगा जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा जल मिलाया जाने लगेगा तो उसका जो है क्या हो जाएगा? तो उसका जो है यूट्रोफिकेशन यानी शैवाल प्रस्फुटन हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन या एल्गिल ब्लूम जो है होगा। तो ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है, जब किसी जल निकाय झील तालाब नदी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है तो शैवाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इस अत्यधिक शैवाल वृद्धि की प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन या शैवाल प्रस्फुटन अलगल ब्लूम जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, नेफ्थलीन के जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? तो नेफ्थलीन के जलने पर जो है किस प्रकार का, तो नेफ्थलीन जो है उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो नेफ्थलीन एक जो है एरोमेटिक यौगिक है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी। कार्बन की मात्रा अधिक होगी तो येलो स्मोकी यानी सूटी फ्लोम जो है यानी पीली धुआंधार कालिक युक्त ज्वाला जो है उससे निकलेगी जिसमें जो है नेफ्थलीन में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। इसके जलने पर अपूर्ण दहन यानी इनकम्प्लीट कंबसन होता है। अपूर्ण दहन से कार्बन के कण यानी कालिख बनते हैं जो ज्वाला को पीला और धुएंदार बनाते हैं। इसीलिए नेफ्थलीन जलने पर येलो स्मोकी यानी सूटी फ्लेम यानी पीली धुआंधार कालिख युक्त ज्वाला देती है। नेफ्थलीन में पीले रंग की लौ का कारण इस प्रकार है। नेफ्थलीन एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C10H8 होता है। इसमें असंतृप्त बॉन्ड भी होता है। जलने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में कार्बन के उच्च अनुपात के कारण अजली कार्बन कणों का उत्पादन होता है। इन अधजली कार्बन कणों की उपस्थिति के कारण पीला रंग दिखाई देता है। कपूर एक अन्य यौगिक है जो जलने पर पीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है। नेफ्थलीन के लिए गलनांक जो है 81 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक जो है 218 डिग्री सेल्सियस होता है। अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में फेनोल्फथलीन का रंग अम्लीय में कैसा होगा? तो रंगहीन हो जाएगा और क्षारीय में जो है यह गुलाबी कलर का होता है। प्राकृतिक गैस को जलाने से उत्पन्न ज्वाला का रंग जो है यह नीला होता है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का कौन सा शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सैनिटरी एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में एक आदर्श के रूप में उभरा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह कराड़ शहर हो जाएगा। कराड़ शहर के अंतर्गत जो है सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन के रूप में जो है उभरा है वो। महाराष्ट्र के सतारा जिले का कराड़ शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के 100% सुरक्षित पृथक्करण, संग्रहण और निपटान को प्राप्त कर चुका है। यह मॉडल उच्च तापमान पर जलाने के माध्यम से सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करता है। कौन सा शहर भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर कम लर्निंग सेंटर जो है बन गया है? तो वह गोरखपुर जो है यह बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुकेश के अलावा 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला है? तो ये किसको किसको मिला है? तो डी गुकेश के अलावा जो है मनु भाकर को भी मिला है, हरमनप्रीत सिंह को भी मिला है और प्रवीण कुमार को भी मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से A, B, C यानी सभी हो जाएगा।
इसमें जो है डी गुकेश के अलावा 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वालों में हरमनप्रीत सिंह हॉकी, मनु भाकर निशानेबाजी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स जो शामिल है। इन सभी को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, अर्जुन पुरस्कार 2024 सबसे अधिक किस खेल में दिए गए हैं? तो अर्जुन पुरस्कार 2024 में 34 खिलाड़ियों को दिया गया, जिसमें 32 रेगुलर और 2 जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में दिया गया है। जिसमें सबसे ज़्यादा पैरा खेल में कुल 17 पैरा एथलीटिकों को पुरस्कार मिला है। इनमें पैरा बैडमिंटन नीतीश कुमार, पैरा एथलेटिक्स धर्मवीर नवदीप सिंह, पैरा तीरंदाजी राकेश कुमार और पैरा शूटिंग जो है मोना अग्रवाल, रूबीना फ्रांसिस आदि जो है इसमें शामिल है। हॉकी में जो है कई पुरुष हॉकी खिलाड़ियों को पुरस्कार मिला, जिनमें कप्तान हरमनप्रीत सिंह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जर्मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह और अभिषेक जो है इसमें शामिल है। एथलेटिक्स में जो है ज्योति याराजी यानी फराटा धाविका और अन्नू रानी भाला फेंक को अर्जुन पुरस्कार जो है इसमें मिला है। अन्य खेल में मुक्केबाजी में नीतू स्वीटी, तैराकी में साजन प्रकाश, स्क्वैश में अभय सिंह जैसे अन्य खेलों के खिलाड़ियों को भी यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव उपलब्ध होने संबंधी बयान किस न्यायालय द्वारा दिया गया था? तो इसमें जो है किस न्यायालय के द्वारा जो है दिया गया था? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है इसमें दिया गया था। तो ऑप्शन जो है 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने का कथन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने के उमा देवी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य के मामले में 23 मई 2025 को दिया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व लाभ से वंचित करना गैर कानूनी है और मातृत्व अवकाश के उसके अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मौसम पूर्वानुमान 6 दिन या किसी भी अवधि के लिए मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? तो भारत में मौसम पूर्वानुमान 6 दिन या किसी भी अवधि के लिए मुख्य रूप से जो है ये किसके द्वारा? तो जो है भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो है IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जो है 6 दिन या किसी भी अवधि के लिए मुख्य रूप से जो है बनाया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत की आधिकारिक नोडल एजेंसी है जो अल्पकालिक, मध्यम अवधि जैसे 3 से 7 दिन और दीर्घकालिक मौसम पूर्वानुमान जो है जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना होता है? तो 50 हर्ट्ज की आवर्त वाली तरंग का आवर्तकाल T बराबर जो है यानी टाइम पीरियड बराबर 1/f यानी फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी यानी कि तो T बराबर क्या हो जाएगा? T बराबर 1/50 हो जाएगा। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो नीचे ऊपर 100 नीचे 100 तो 50 यानी कि इसमें कितना हो जाएगा? 0.02 सेकेंड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर जो है 0.02 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस या फैक्ट्री विस्फोट रासायनिक दुर्घटना कांड में यह घटना किस जिले में देखने को मिला था? तो किस जिले में यह घटना हुआ था? तो यहाँ आंसर दिया हुआ है 30 जून 2025 को सिगाची इंडस्ट्रीज नामक रासायनिक फार्मा फैक्ट्री में भयावह विस्फोट हुआ। घटना का स्थान नाम जो है क्या है? तो पासी मेलाराम है। पासी मेलाराम जो कि तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में आता है। तो संगारेड्डी जिले में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगारेड्डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो भारत की 22 अनुसूचित भाषा में युवा लेखकों को जो है तो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार जो है उसमें जो है युवाओं को पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 22 भाषाओं और अंग्रेजी व राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं में युवा लेखकों को साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार जो है दिया जाता है। उद्देश्य यह पुरस्कार 35 वर्ष या उससे कम उम्र के युवा भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए 2011 में शुरू किया गया था। पुरस्कार राशि इसमें 50,000 की नगद राशि, एक उत्कीर्ण ताम्र पट्टिका यानी प्लेक और एक जो है प्रशस्ति पत्र जो है शामिल उसमें होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा ऊतक टिश्यू मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक जो है, तो इसमें जो है क्या होता है, तो पैरेन्काइमा जो है होता है। क्या होता है? पैरेन्काइमा ऊतक जो है इसमें पर फोटोसिंथेसिस के लिए जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण जो है मुख्य रूप से पत्तियों के मेसोफिल ऊतक में होता है, जो पैरेन्काइमा ऊतक का ही एक विशेष प्रकार है। पैरेन्काइमा कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जाइलम जल एवं खनिजों का परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन का परिवहन जो है इसमें करता है। कोलेनकाइमा पौधों को यांत्रिक सहारा देता है, न कि प्रकाश संश्लेषण का सहारा उसमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाशीलता श्रेणी। क्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में निम्नलिखित में से मध्यम स्थान पर आने वाला तत्व कौन सा है? तो मध्यम स्थान पर कौन सा आता है? सोडियम पोटेशियम, यानी पोटेशियम शुरू में आता है, सोडियम उसके बाद आता है, पारा जो है इसमें भी आता है। तो लोहा जो है इसमें क्या हो जाएगा? लोहा जो है मध्यम स्थान पर आता है, तो इसका आंसर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें जो है यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आयरन जो है मध्यम पर है, सोडियम ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो है नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है? तो इसमें देखते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है। जब इसमें जिंक डाला जाता है तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। Zn+CuSO4 होते हैं। यहाँ ZnSO4 जो है इससे जो अभिक्रिया कर लिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो जिंक कॉपर को उसके यौगिकों से हटाकर स्वयं जिंक सल्फेट बना लेता है, जो रंगहीन होता है। इसीलिए विलयन का रंग नीले से क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाता है, और जो है तली में लाल भूरा कॉपर जो है क्या होता है? जम जाता है। इसमें आता है, नासा के उपग्रह डेटा का उपयोग करके किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि हिमालय की बर्फ पर उसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। तो नासा के उपग्रह डेटा का उपयोग करके किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि हिमालय की बर्फ पर जो उत्सर्जन किसके कारण हुआ है? तो यह जो है ब्लैक कार्बन यानी कालिख के कारण, यानी कि ब्लैक कार्बन सूट के कारण जो है देखने को मिला है। ब्लैक कार्बन जो है कि उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है, जिससे ग्लेशियरों के पिघलने की दर जो है तेजी हो गया है। नेक्स्ट इसमें है, निम्नलिखित में से किस यौगिक कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो ऑक्सीजन किस में होता है? तो अल्कोहल में तो ऑक्सीजन होता है, कीटोन में भी होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी होता है। एल्केन में जो है, एल्केन इसका आंसर हो जाएगा। एल्केन में क्या होता है? तो ऑक्सीजन नहीं होता है। एल्कोहल जो है ROH में ऑक्सीजन जो है समूह है। कीटोन में RCOR में जो है कार्बोनिल समूह में जो है ऑक्सीजन मौजूद है। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH में 2 ऑक्सीजन है, जबकि एल्केलाइन केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, इसमें ऑक्सीजन का कोई परमाणु नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें है, शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल को डी गुकेश के साथ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था, जहां उन्हें क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार भी उनको दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण जो है इसमें ऑप्शन में है, बंदूक से गोली चलना, गेंद का जमीन पर गिरना, पहिए का घूमना और बर्फ पर फिसलना। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? बंदूक से गोली चलना जो है न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है। इसमें जो है इसका एक्सप्लेनेशन है, न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है, न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट जो है रिएक्शन होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर गति करती है, ये क्रिया होता है। बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है, ये हुआ प्रतिक्रिया। ये दोनों बल समान मात्रा के और विपरीत दिशा में होते हैं। नेक्स्ट इसमें है, इसीलिए जो है यह न्यूटन के तीसरे गति नियम का स्पष्ट उदाहरण माना जाता है। पहला नियम न्यूटन का होता है जड़त्व का नियम। प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामा अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि कोई बाह्य बल उसे अन्यथा जो है व्यवहार करने हेतु विवश नहीं करता है। दूसरा नियम क्या कहता है?
दूसरा नियम जो है इसको संवेग का नियम कहा जाता है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और बल की दिशा में होती है। इस गणितीय रूप में F बराबर ma के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां F बल होता है, m द्रव्यमान होता है, a एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है इन इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग 2025। हु वॉन द पर्पल कैप। 2025 में पर्पल कैप किसे मिला आईपीएल में, तो किसको दिया गया है। तो इसमें जो है इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है हो जाएगा आईपीएल 2025 में पर्पल कैप जो है उस गेंदबाज को दिया जाता है जिसने पूरे सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लिए हो। तो 2025 के सीजन में गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने जो है 15 मैचों में कुल 25 विकेट लिए, इसीलिए 2025 के लिए पर्पल कैप जो है प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ये प्रसिद्ध कृष्णा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है 22 मार्च से 3 जून 2025 के मध्य भारतीय कंट्रोल के बोर्ड द्वारा जो है आईपीएल को जो है 18वां संस्करण जो है इसका करवाया गया था। इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने जो है भाग लिया और 74 मैच जो है इसमें खेला गया था। फाइनल प्रायोजक कौन था, तो टाटा इसका जो है प्रायोजक स्पॉन्सर जो है टाटा था। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो है पंजाब किंग्स को 6 रन से पराजित कर खिताब जीत लिया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार इस खिताब को जीता। फाइनल मैच में जो है कुणाल पांड्या के द्वारा जो बेंगलुरु में प्लेयर ऑफ द मैच का चुना गया था। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा। ऑरेंज कैप जो है साई सुदर्शन को दिया गया था। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो है सूर्य कुमार यादव जो है ये सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हुए। सर्वाधिक छक्के जो है निकोलस पूरन के द्वारा दिया गया था। इससे जो आईपीएल से संबंधित जो है इसमें आपको जो है सभी जो है डेटा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है इसमें उल्लास यानी कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है कौन बन गया है। तो उल्लास के तहत जो है पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मिजोरम जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। दूसरा राज्य कौन सा, पहला राज्य तो जो है इसके अंतर्गत जो है मिजोरम बना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पावर। पावर के साथ जो है पावर के टर्म में जो है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम होता है। क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनर्जी बराबर जो है पावर इनटू टाइम हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शक्ति जो है ऊर्जा भागा समय होता है, यानी क्या था ऊर्जा का सूत्र होगा एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम। जो है एनर्जी का ऐसा ही मात्रक जो है जूल होता है, शक्ति का जो है वाट होता है जिसको कि, और समय का जो है सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फुटबॉल क्लब वाज अवॉर्डेड द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर। यानी 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किस फुटबॉल क्लब को मिला है, तो किसको दिया गया है, तो यह जो है रियल मैड्रिड को दिया गया है। तो ऑप्शन जो है 20 का आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल 2025 को खेल में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के विजेताओं की घोषणा मैड्रिड में की गई थी। विजेताओं की सूची में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो है मोंडो डुप्लांटिस को स्वीडन से संबंधित है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सुमोना बाइल्स को यूएसए का खिलाड़ी है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड स्पेन को दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जो है लेमिन यमाल को दिया गया, यह स्पेन से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जो है लेमिन यमाल स्पेन से। कमबैक ऑफ द ईयर जो रेबेका एंड्रेड ये ब्राजील से हैं। स्पोर्ट्स पर्सन विद ए डिजेबिलिटी यानी जियांग युआन जो है चीन से संबंधित है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है टॉम पिडकॉक यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड जो है किक फॉर लाइफ लेसेथो को दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकॉन अवार्ड जो है राफेल नडाल स्पेन को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है केली स्लेटर यूएसए से संबंधित है, इसको दिया गया है।
नेक्स्ट है लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार की शुरुआत लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन ने जो है 2000 ईस्वी में इसको शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट इसमें है लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड धर्मार्थ संस्था है जिसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। नेक्स्ट इसमें आता है एटीपी का संश्लेषण यानी निर्माण किस कोशिकीय अंगक में होता है। तो एटीपी का जो है एटीपी का संश्लेषण किस कोशिकीय अंगक में होता है। तो एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी कहा जाता है। तो एटीपी का अधिकांश निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। विशेषकर इसकी आंतरिक झिल्ली जो है इनर मेम्ब्रेन जो है क्रिस्टिया पर होता है। नेक्स्ट इसमें है कोशिकीय श्वसन जो है सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन से एटीपी का संश्लेषण होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसीलिए एटीपी संश्लेषण का मुख्य स्थल जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है किस पौधे की पत्तियों पर कलियां यानी बड्स पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइलम हो जाएगा। ब्रायोफाइलम में जो है पत्तियों पर कलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसमें है ब्रायोफाइलम पौधों की पत्तियों के किनारे पर कलियां बड्स बनती हैं। ये कलियां बढ़कर नए छोटे पौधों में बदल जाती हैं। यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वानस्पतिक जनन का उदाहरण है। अन्य पौधों की पत्तियों पर इस प्रकार की कलियां नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइलम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है और जो है चार्ज कितना है तो 5 कूलम्ब हो तो किया गया कार्य कितना होगा। तो W बराबर होता है V इंटू क्यू होता है। क्या होता है, V इंटू क्यू होता है। V वोल्ट जो है 15 इंटू जो है कितना है तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 75 जो है इसका 75 जो है जूल कार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है विद्युत कार्य इलेक्ट्रिकल वर्क का सूत्र होता है W बराबर V इंटू क्यू। W कार्य होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, Q चार्ज होता है। तो V 15 वोल्ट है, Q 5 वोल्ट है, तो इसका हो जाएगा 15 जूल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र Pe बराबर mgh होता है। क्या होता है, Pe बराबर mgh होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है। तो किसी वस्तु का वजन जो है चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम है। तो यही आंसर ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है बिकॉज द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम है, यानी कि ऑप्शन इसका जो है सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। तो गैसों से संबंधित नहीं है, तो गैसों से यानी बॉयल्स का नियम जो है गैस से संबंधित है। चार्ल्स लॉ जो है गैस और जो है गैस का चार्ल्स नियम जो है गैस के आयतन और तापमान से संबंधित है। ओम का नियम जो है गैस से संबंधित नहीं है। एवोगाड्रो का नियम भी ये गैस से ही संबंधित है। तो ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा, जिसमें कि बॉयल्स लॉ गैस के दाब और आयतन के संबंध से संबंधित है। चार्ल्स लॉ गैस के आयतन और तापमान के संबंध से संबंधित है। एवोगाड्रो लॉ गैस के आयतन और अणुओं की संख्या के संबंध से संबंधित है। ओम्स लॉ विद्युत धारा के वोल्टेज और प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, गैस से नहीं। इसीलिए जो नियम गैसों से संबंधित नहीं है वह ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कोशिका सेल एक अत्यंत व्यवस्थित और जटिल संरचना है और इसमें सब कुछ अनियंत्रित रूप से अंदर क्यों नहीं आता है। तो इसमें जो ऑप्शन है कोशिका में नाभिक नहीं होता है, कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है। नेक्स्ट है इसमें कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, कोशिका का आकार जो है बहुत छोटा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है
कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यह झिल्ली सेलेक्टिवली परमिएबल यानी कि चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी यह तय करती है कि कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा, कौन सा बाहर निकलेगा। आवश्यक पदार्थ जैसे O2, CO2, पानी, पोषक तत्व नियंत्रित रूप से अंदर आते हैं। हानिकारक या अनावश्यक पदार्थों को कोशिका में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, इसीलिए कोशिका के अंदर सब कुछ अनियंत्रित रूप से प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसमें जो है दर्पण का सूत्र F बराबर जो है R/2 होता है। क्या होता है? R/2 होता है। तो इसमें जो है R बराबर कितना है? तो R बराबर जो है +40 सेंटीमीटर। कितना है? R बराबर जो है कितना है? तो +40 सेंटीमीटर है। तो इसमें +40 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो है लेंस के लिए आवर्धन सूत्र क्या होता है? लेंस के लिए आवर्धन सूत्र जो होता है m बराबर क्या होता है? इमेज डिस्टेंस अपॉन यानी कि V/U यानी नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है, एक चीता विराम अवस्था में रेस्ट से शुरू करता है और 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से 10 सेकेंड तक त्वरण करता है, तो अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? अंतिम वेग में जो है प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि चीता रेस्ट में है। त्वरण कितना है? तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। और t कितना है? तो t जो है इसका 10 सेकेंड है। t कितना है? 10 सेकेंड है। तो गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at होता है। तो v बराबर तो u प्लस at, u 0 हो गया तो 2 × 10 यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कालाजार। कालाजार रोग किसके कारण होता है? तो कालाजार जो है किसके कारण रोग होता है? तो कालाजार जो है, कालाजार को जो है विसेरल यानी कि लेमेंसाइसिस भी कहा जाता है कालाजार को। यह रोग जो है लेशमेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यानी कि किससे होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण जो है ये कालाजार होता है। यह परजीवी मादा सेंड फ्लाई जो है के काटने से मानव शरीर में जो है प्रवेश करता है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति सेल वॉल प्लाज्मा झिल्ली से किस तरफ स्थित होती है? कोशिका भित्ति जो है प्लाज्मा झिल्ली से किस तरफ स्थित होती है? तो कोशिका भित्ति जो है पौधों, बैक्टीरिया और फफूंद की कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है पौधों, बैक्टीरिया और फफूंद की यानी फंगी की कोशिका में पाई जाती है। यह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है। कोशिका भित्ति कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है, संरक्षा प्रोटेक्शन देती है, यांत्रिकी मजबूत देती है। पशु कोशिकाओं एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती है, केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है। इसीलिए सही उत्तर प्लाज्मा झिल्ली के बाहर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाहर की ओर जो है इसका आंसर ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का कबड्डी विश्व कप किसने जीता था? भारत ने इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता। पुरुष टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को जो है 44-41 से हराया, जबकि महिला टीम ने इंग्लैंड को 57-34 के बड़े अंतर से हराकर जीत लिया। पुरुषों की प्रतियोगिता में 10 टीमें शामिल थी, महिलाओं की प्रतियोगिता में 6 टीमें शामिल थी। 17 से 23 मार्च 2025 के मध्य कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 हाल ही में किस देश को जो है कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता दिया गया है? तो कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता किसको दिया गया है? तो लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है भूमि प्रशासन, भूमि सुधार और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के क्षेत्र में वैश्विक प्रगति पर चर्चा के लिए जो है दिया गया। इस सम्मेलन में भारत को कंट्री चैंपियन के रूप में जो है मान्यता दिया गया। इस सम्मेलन में जो है यह सम्मान भारत को डिजिटल भूमि अभिलेख, स्वामित्व अधिकारों की पारदर्शिता और आधुनिक भूमि प्रबंधन प्रणाली जैसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DIL RMMP में उल्लेखनीय प्रगति के लिए जो है यह दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कोशिकीय जीव यदि प्रजनन के समय दो खंडों में विभाजित होकर जनन करता है तो इस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है। तो एक कोशिकीय जीव यदि प्रजनन के समय दो खंडों में विभाजित होता है तो क्या हो जाता है, इसका जो है क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है द्विविभाजन हो जाएगा, बाइनरी फिजन जो है इसका आंसर हो जाएगा। द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन में एक कोशिकीय जीव अपनी एक कोशिका को दो समान भागों में विभाजित कर देता है, इसे दो नए जीव बनते हैं जो मूल जीव के समान होते हैं। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है। इसके उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। इसीलिए जब एक कोशिकीय जीव दो खंडों में विभाजित होकर प्रजनन करता है उसे द्विविभाजन यानी कि द्विखंडन विधि बाइनरी फिजन जो है कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें है, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा, प्रतिरोध आधा हो जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, या प्रतिरोध जो है अपरिवर्तित रहेगा। इसमें जो है प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध का सूत्र R बराबर रो इंटू L बाय ए होता है, जिसमें कि R प्रतिरोध होता है, रो जो है रेसिस्टिविटी होता है, L लेंथ होता है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। इसमें तो जब लंबाई दुगनी होती है तो 2L हो जाएगा, जब क्षेत्रफल A आधा किया जाता है तो A/2 हो जाएगा। तो नया प्रतिरोध R डैश बराबर रो इंटू 2L इंटू A/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4R इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, एक कार 78.4 मीटर ऊंचे पुल से नीचे गिरती है, वह कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगी। तो माना कि एक कार जो है विरामावस्था से गिरती है, इसीलिए प्रारंभिक वेग जो है u बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसमें जो है मुक्त पतन का सूत्र क्या होता है, मुक्त पतन का सूत्र जो है h बराबर जो है हाफ जो है GT² होता है। तो h जो है 78.4 मीटर है, g जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है t बराबर जो है 4 सेकेंड हो जाएगा। तब कार 4 सेकेंड बाद जो है पृथ्वी से टकराएगी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मणिपुर विनियोग विधेयक, मणिपुर एप्रोप्रिएशन बिल को संसद ने किस वर्ष पारित किया था। तो इसका आंसर जो है 2025 इसका आंसर हो जाएगा। संसद लोकसभा ने मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 को 7 अगस्त 2025 को पारित किया था। यह विधेयक 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए मणिपुर की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करता है। इसी तरह राज्यसभा ने 11 अगस्त 2025 को मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 को मंजूरी दी थी। तो सही उत्तर जो है इसका 2025 आंसर हो जाएगा। सम्मानित किया गया तो 2025 में जो है किस क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन। इसमें जो है रविचंद्रन अश्विन को जो है 2025 में जो है पद्मश्री अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इसमें है रविचंद्रन अश्विन, इसका जो है आंसर हो जाएगा। वर्ष 2025 में कुल 139 कितना, तो 139 पद्म पुरस्कार जो है दिए गए हैं। इनमें से 7 जो है पद्म विभूषण और 19 जो है पद्म भूषण और 113 जो है पद्म श्री पुरस्कार है। कितना है, तो 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार से संबंधित है। इसमें जो है पद्म विभूषण में जो है कौन कौन है, तो 1 नंबर में है श्री धुबूर नागेश्वर रेड्डी जो है इस मेडिसिन में दिया गया है। तेलंगाना क्षेत्र में जस्टिस रिटायर्ड जो श्री जगदीश सिंह खेहर को जो दिया गया पब्लिक अफेयर्स यानी चंडीगढ़ के लिए दिया गया है। उसके बाद है श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लोखिया को जो है कला के क्षेत्र में गुजरात में दिया गया है। श्री जो है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है कला के क्षेत्र में कर्नाटका में दिया गया है। श्री MI जो है वासुदेवन नायर यानी कि जो है लिटरेचर एंड एजुकेशन में दिया गया, केरला से दिया गया है। श्री ओसामू सुजुकी जो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री से जापान में दिया गया है। और श्रीमती शारदा सिन्हा जो है शारदा सिन्हा कला के क्षेत्र में बिहार से दिया गया है। तो जापान के क्षेत्र में श्री ओसामू सुजुकी को जो है दिया गया है।
नेक्स्ट इसमें है प्रमुख तथ्य। प्रमुख तथ्य में जो है 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी एनआरआई कैटेगरी के लोग हैं, 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने मरणोपरांत जो है पुरस्कार जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आता है 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 51वां G7 शिखर सम्मेलन जो है यह ऑप्शन में था रोम इटली, हिरोशिमा जापान, कानास्किस अल्बर्टा कनाडा और जो है अल्माऊ जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा G7 शिखर सम्मेलन 2025 के कनाडा के कानास्किस अल्बर्टा में 15 से 17 जून 2025 तक जो है यह आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कानास्किस अल्बर्टा कनाडा जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें G7 से जो है इसका थीम क्या था, तो थीम था प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज, बिल्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेलरेटिंग द डिजिटल ट्रांजिशन एंड सिक्योरिंग द पार्टनरशिप ऑफ द फ्यूचर जो है यह G7 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2025 में किस पैराशूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दिया गया है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसको दिया गया है, तो सुभाष राणा को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका सारांश में आता है 2024 में कुल 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें से 3 कोचों को नियमित श्रेणी यानी कि रेगुलर कैटेगरी में जो है दिया गया है और 2 को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट या लाइफ टाइम श्रेणी में जो है यह पुरस्कार दिया गया है। नियमित श्रेणी में जो है सुभाष राणा को पैरा निशानेबाजी में और दीपाली देशपांडे को जो है निशानेबाजी में जो है दिया गया है। नेक्स्ट इसमें है संदीप सांगवान, इसमें जो है हॉकी में दिया गया है। ये 3 गो हो गया रेगुलर में। लाइफ टाइम श्रेणी में जो है एस मुरलीधरन बैडमिंटन में और अरमांडो एग्नेलो कोलालो को जो है फुटबॉल में जो है इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो है द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA वाज हेल्ड इन, यानी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा जो है यह ऑप्शन में भोपाल भारत, नई दिल्ली भारत, नैरोबी केन्या और जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की महासभा 2025 के जून में नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई थी। यह अलायंस की पहली महासभा थी जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है इसका अध्यक्षता किया गया था। शुरू कब किया गया, शुरू किया गया 2023 में और मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की जो है मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें जो है इन द 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल मैच में किसने किसको हराया था, यानी 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल फाइनल में विजेता कौन थी और किसे हराया था। तो ऑप्शन है आर्याना सबलेंका मेडिसन कीज को हराया, ऑप्शन बी है मेडिसन कीज ने आर्याना सबलेंका को हराया, आर्याना सबलेंका ने एलेना रेबेकिना को जो है हराया, ईगा स्विटेक जो है आर्याना सबलेंका को हराया। तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिसिन कीज ने जो है 2 बार की गत विजेता आर्याना सबलेंका को जो है फाइनल में हराया था। तो ऑप्शन जो है इसका बी आंसर जो है इसका हो जाएगा मेडिसिन कीज ने आर्याना सबलेंका को हराया था। नेक्स्ट इसमें जो है ग्रैंड स्लैम विनर 2025 टूर्नामेंट पुरुष एकल महिला एकल्स, यानी टूर्नामेंट जो है पुरुष एकल्स और महिला एकल्स का ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है जेनिक सिनर इटली ने मेडिसिन कीज USA, फ्रेंच में जो है कार्लोस अल्काराज और कोको गॉफ के बीच जो है यह हुआ था। नेक्स्ट है विंबलडन ओपन जो है जेनिक सिनर ईगा स्विटक जो है ये दोनों जीता था। US ओपन जो है कार्लोस अल्काराज और आर्याना सबलेंका जो है यह महिला में जीती थी, कार्लोस अल्काराज जो है यह पुरुष में जीता था। विंबलडन ओपन जो है जेनिक सिनर पुरुष में, ईगा स्विटक जो है महिला में, फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्काराज जो है पुरुष में और कोको गॉफ जो है यह महिला में जीती थी। नेक्स्ट इसमें आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में जेनिक सिनर जो है इटली का जो है यह पुरुष में और मेडिसन की जो है यह महिला में जीती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है 2025 में प्रकाशित 2024 के सीपीआई में भारत को कितने अंक मिले थे। तो सीपीआई का मतलब होता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो होता है, इसमें सीपीआई में जो है भारत को कितना अंक मिला था। सीपीआई के अनुसार जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्कोर जो है कितना था, 38 था। कितना था, 38 था। इसमें जो है 2024 के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई के अनुसार भारत का स्कोर 38 था और उसकी रैंकिंग 180 देशों की सूची में जो है 96वें स्थान पर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का रहा था। पैमाना सूचकांक जो है 0 अत्यधिक भ्रष्ट से 100 बहुत स्वच्छ के पैमाने पर देशों को रैंक करता है। 2025 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर था जिसका स्कोर 90 था। अगले स्थान पर फिनलैंड जो है 88 था और सिंगापुर जो है यह 84 पर मौजूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन यानी त्वरण का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम संवेग का नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम कहलाता है। किसका, तो लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम बताता है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या समान गति से चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल जो है कार्य ना करे। नेक्स्ट इसमें है न्यूटन के गति के पहले नियम के दो उदाहरण हैं। जब कार अचानक ब्रेक लगाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं और एक मेजर पर रखी किताब तब तक स्थिर रहती है जब तक कोई उस पर बाहरी बल ना लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी किसके साथ बढ़ती है। तो प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी जो है यह ऑप्शन है तापमान में वृद्धि, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में वृद्धि, तापमान में कमी। नेक्स्ट ऑप्शन है लंबाई में कमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का एक आंतरिक गुण इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो होता है। प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी आंतरिक गुण होता है। इसमें धातुओं में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे परमाणुओं के कंपन बढ़ जाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में रुकावट बढ़ती है, परिणाम स्वरूप प्रतिरोधकता जो है बढ़ जाता है। प्रतिरोधकता लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है बल्कि पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। इसीलिए जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तापमान में वृद्धि इसका आंसर जो है हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसमें तापमान में वृद्धि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, परमाणु, नाभिक, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का उपयोग करके परमाणु के नाभिक की खोज की। उनके सोने की पन्ना प्रकीर्णन प्रयोग ने दिखाया कि परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान और धनात्मक आवेश एक बहुत छोटे घने केंद्र में केंद्रित होता है जिसे उन्हें नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अल्फा का कण प्रकीर्णन जो है यह क्या हो जाएगा, तो परमाणु नाभिक हो जाएगा। एटॉमिक न्यूक्लियस जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन में कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो कोशिका विभाजन में कितनी संतति कोशिकाएं बनती है। तो ऑप्शन है मिथोसिस 2, अर्धसूत्री विभाजन 2, मिथोसिस 4, अर्धसूत्री विभाजन 2, मिथोसिस 2, अर्धसूत्री विभाजन 4, मिथोसिस 4, अर्धसूत्री विभाजन 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है कोशिका विभाजन के प्रकार के आधार पर संतति कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस में एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, जब आप एक फुटबॉल को लात मारते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन जब आप एक पत्थर को लात मारते हैं तो आप ऊंचे हो जाते हैं, क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि पत्थर जो है फुटबॉल से भरी होती है और भारी वस्तुओं का जड़त्व ज़्यादा होता है। जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो उसका द्रव्यमान कम होता है और जड़त्व भी कम होता है, इसीलिए हमारे किक से लगाया गया बल जो है उस पर कार्य करता है और इसीलिए वह बड़ा विस्थापन दर्शाता है। लेकिन पत्थर के मामले में उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है और जड़त्व भी ज़्यादा होता है, ऐसा इसलिए होता है। नेक्स्ट है, इसमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है? तो बेरियम क्लोराइड और जो है सोडियम सल्फेट Na2SO4 जो है, इसमें सोडियम सल्फेट में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसमें जो है द्विविस्थापन यानी अवक्षेपण अभिक्रिया जो है देखने को मिलता है। डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इसमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच द्विविस्थापन या दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप जो है सफेद ठोस और सोडियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक अघुलनशील ठोस अवक्षेप बनता है, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2। तो इसका क्या बनता है? 2NaCl और BaSO4 जो है इसमें बनता है। सोडियम क्लोराइड NaCl यह जल में घुलनशील रहता है। बेरियम सल्फेट जो है BaSO4 यह जल में अघुलनशील होता है और विलयन से एक सफेद ठोस के रूप में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी डॉटर सेल आर फॉर्म्ड आफ्टर वन साइकिल ऑफ बाइनरी फिजन? द्विखंडन अभिक्रिया, द्विखंडन फिजन के बाद जो बाइनरी फिजन के एक चक्र के बाद कितनी संतति कोशिकाएं जो है बनती हैं? तो इसमें जो है बाइनरी फिजन यानी कि द्विखंडन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जो सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में एक जनक कोशिका पहले अपने आनुवंशिक पदार्थ यानी DNA की प्रतिकृति बनाती है। इसके बाद कोशिका दो समान जेनेटिकली आइडेंटिकल भागों में विभाजित हो जाती है। परिणाम स्वरूप एक द्विखंडन चक्र के बाद दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर जो है दो डॉटर सेल जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो डॉटर सेल जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम नेचुरली अकर इन विच स्टेट? यानी सोना, चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है संयुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था, गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था। तो इसका आंसर है सोना, चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये धातुएं रासायनिक रूप से बहुत कम प्रतिक्रियाशील हैं और हवा, पानी या अन्य रसायनों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, जिससे वे अपने शुद्ध यानी मौलिक रूप से बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RIMS फुल फॉर्म इन साइंस। RIMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसका साइंस में जो है इसका फुल फॉर्म होता है RIMS का रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौधों में सूजन यानी स्वेलिंग आती है जिससे आकार में परिवर्तन होता है या किसके कारण होता है? तो पौधों में सूजन जो है स्वेलिंग जो है किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है डिफ्यूजन विसरण, परासरण यानी ओस्मोसिस, बाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। पौधों की कोशिकाओं में जब परासरण ओस्मोसिस के द्वारा पानी प्रवेश करता है तो कोशिका जो है फूल जाती है। नेक्स्ट इसमें इस अवस्था को तुगोड़ अवस्था यानी कि टर्जिडी कहा जाता है। तुगोड़ दबाव के कारण पौधे सीधे और दृढ़ रहते हैं तथा आकार में परिवर्तन स्वेलिंग दिखाई देता है। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाता है। इसमें जो है इसीलिए पौधों में सूजन और आकार परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो परासरण जो है इसका मुख्य कारण हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है परासरण यानी ओस्मोसिस इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के जुलाई में डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात किया गया था। 2025 के जुलाई में डीआरडीओ द्वारा विकसित जो है लद्दाख में कौन सा आकाश प्राइम जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है जुलाई 2025 में भारतीय सेना और डीआरडीओ ने लद्दाख में ऊंचाई यानी 15,000 फीट पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण जो है किया गया था। तो इसका आंसर आकाश प्राइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी रंग यानी वॉयलेट प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो जब श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर प्रिज्म में प्रकाश का विचलन अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के साथ बदलता है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए उसके लिए अपवर्तनांक अधिक होता है और विचलन जो है सबसे अधिक होता है। तो आयाम जो है एम्पलीट्यूड केवल प्रकाश की तीव्रता यानी चमक को प्रभावित करता है, विचलन को नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो है तरंगदैर्घ्य जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर दिया हुआ है, इसीलिए बैगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, आयाम यानी एम्पलीट्यूड निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है। ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य का, आवृत्ति का, ध्वनि की प्रबलता यानी तीव्रता यानी लाउडनेस ऑफ साउंड या वेग स्पीड। आयाम जो है यानी एम्पलीट्यूड तरंग में कणों के अधिकतम विस्थापन को दर्शाता है। ध्वनि तरंगों में आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देती है, इसीलिए ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस आयाम के सीधे समानुपाती होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस ऑफ साउंड जो है इसका आंसर सी ऑप्शन जो है हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ध्वनि की पिच को प्रभावित करती है, आयाम को नहीं। वेग यानी स्पीड जो है तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ भी आयाम के सीधे समानुपाती नहीं होते हैं, अतः आयाम ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस के सीधे समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि यानी पिगमेंट ग्रंथि कई हार्मोन निकालती है, जिनमें ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जो है इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, यदि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले वर्तिकाग्र स्टिग्मा जो कि वर्तिका यानी स्टाइल के शीर्ष पर होता है को हटा दिया जाए तो क्या होगा। यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र स्टिग्मा जो कि वर्तिका यानी स्टाइल के शीर्ष पर होता है को हटा दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन है परागकण अंडाशय तक सीधे पहुंच जाएंगे, परागन हो जाएगा लेकिन निषेचन नहीं होगा, परागन अंकुरित नहीं होंगे और निषेचन नहीं होगा। निषेचन सामान्य रूप से हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन में क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा फूल का वह भाग है जहां परागन यानी पोलेन ग्रेन्स पहुंचकर चिपकते हैं, यहीं से परागकण अंकुरित होकर पराग नली यानी पोलेन ट्यूब बनाते हैं जो वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचती है। यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र हटा दिए जाए तो परागन चिपक नहीं पाएंगे, परागन अंकुरित नहीं होंगे और वो पराग नली जो है नहीं बनेगी। परिणाम स्वरूप निषेचन फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होगा। इसीलिए वर्तिकाग्र हटाने पर न परागन अंकुरित होंगे और न ही निषेचन अंकुरित होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। परागन अंकुरित नहीं होंगे और निषेचन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, जब प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस बढ़ता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो तापमान में वृद्धि, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में वृद्धि, लंबाई में कमी, तापमान में कमी। तो जब रेसिस्टेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है, तापमान में वृद्धि होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कमजोर क्षार वीक बेस और प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड से बने विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो कमजोर क्षार और स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल से बने विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो इसका जो है पीएच 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा। इसमें जो है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की अभिक्रिया से जो लवण बनता है वो अम्लीय यानी एसिडिक प्रकृति का होता है। मिश्रण का पीएच मान जो है 7 से कम होगा। 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर ऑप्शन है डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। तो इसका आंसर जो है फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड जो है इसका आंसर खुशहालों में जो है पहले स्थान पर है। फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष पहले स्थान पर है। डेनमार्क जो है दूसरे स्थान पर और आइसलैंड जो है तीसरे स्थान पर ये मौजूद रहा है। भारत की रैंकिंग 118वीं में 118वीं स्थिति है 2025 में और 2024 में जो है 126वीं स्थिति उसका रहा था। नेक्स्ट इसमें है दक्षिण एशियाई राष्ट्र रैंकिंग में नेपाल जो है खुशहाल में 92वें स्थान पर है। पाकिस्तान 109वें स्थान पर है और म्यांमार जो है 126वें स्थान पर है। जबकि श्रीलंका 133वें और बांग्लादेश जो है 134वें स्थान पर खुशहाली में रहा है। निचले देश जो है अफगानिस्तान लगातार 147वें स्थान पर चौथे वर्ष जो है ये लगातार रहा है। स्कोर जो है 4.389 रहा है। रैंक जो है 147 देशों में भारत का जो है 118 जो है इसमें देखने को मिला है 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें। नेक्स्ट है 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था। तो 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जो है कौन थे। तो ऑप्शन है संजीव खन्ना, भूषण रामकृष्ण गवई, धनंजय वाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत। इसका आंसर जो है 14 मई का पूछ रहा है तो BR गवई यानी भूषण रामकृष्ण गवई जो है ये 14 मई 2025 को 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया था। लेकिन अभी जो है वर्तमान की स्थिति में जो है 53वें मुख्य न्यायाधीश जो है बन चुके हैं सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जो है 14 मई 2025 को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्हीं ने उस दिन शपथ ग्रहण लिया था। उन्होंने संजीव खन्ना का स्थान लिया जिनका कार्यकाल जो है 13 मई 2025 को जो है समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हुआ। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के नए 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उन्होंने 24 नवंबर 2025 को जो है शपथ लिया है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में हुए 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वर्ष की टीम का पुरस्कार किस टीम को मिला है। तो यह जो है रियल मैड्रिड को मिला है। किसको मिला है? रियल मैड्रिड को। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, रियल मैड्रिड। नेक्स्ट इसमें है विजेताओं की सूची। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर यानी मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन का है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोना वाइल्स USA का है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड जो है स्पेन का। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लेमिन यमाल को मिला है स्पेन का। कमबैक ऑफ द ईयर रेबेका एंड्रेड यानी ब्राजील का। स्पोर्ट्स पर्सन विद ए डिजेबिलिटी जियांग यान चीन का। एक्शन जो है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर टॉम पिडकॉक यूनाइटेड किंगडम का। और स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जो है किक फॉर लाइफ लेसेथो का। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड राफेल नडाल स्पेन का। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केली स्लेटर USA से जो है मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच किस सीमा यानी कि बॉर्डर कॉरिडोर पर आवाजाही बंद कर दी गई थी। तो इसका ऑप्शन वाघा अटारी बॉर्डर, रेड क्लिफ लाइन बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर को जो है 7 मई 2025 को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा अटारी वाघा सीमा पर भी आवाजाही निलंबित कर दी गई थी और पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा जो है रद्द कर दिए गए थे। इसका आंसर जो है वाघा अटारी बॉर्डर जो है यह हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था। तो 2025 में विश्व हिंदी दिवस ऑप्शन है 14 सितंबर, 10 जनवरी, 21 फरवरी और 1 दिसंबर। तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़ जो है इसका थीम था। किसका? तो विश्व हिंदी दिवस का। विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो है इसका बी आंसर जो है हो जाएगा। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है इसमें मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2025 के अंत तक बैंकों को किस डोमेन से जुड़ने के निर्देश दिए हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा ऑप्शन क्या है? तो RBI.in, बैंक.in, गवर्नमेंट.in या fintech.in से जुड़ने का, यानी 4 ऑप्शन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 के अंत तक सभी बैंकों को अपने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टलों को .बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है, जिससे ग्राहकों का असली और नकली वेबसाइटों के बीच अंतर करने में आसानी होगी। अगस्त 2025 में पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है, जिसने आधिकारिक तौर पर अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट को नए .बैंक.in डोमेन में स्थानांतरित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों रुपए की संपत्ति और नगद जब्त की गई है। यह कार्रवाई मुख्यतः किस संस्था एजेंसी द्वारा की गई है। तो कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों रुपए की संपत्ति और नगद जब्त की गई है। तो ऑप्शन है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कर्नाटका लोकायुक्त या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो 25 नवंबर 2025 को एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक लोकायुक्त ने राज्य के 10 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध छापेमारी करते हुए करीब 35.31 करोड़ की डिस्प्रोप्रिएशनेट एसेट जो है वो सामान्य रूप से अधिक संपत्ति जब्त जो है कर ली गई है। इसमें जो है पिछली छापेमारी अक्टूबर 2025 में एक अलग अभियान में लोकायुक्त ने 12 अन्य सरकारी अधिकारियों से अनुमानित 381.08 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदि 15 ओम और 5 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और उनके सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो आर सीरीज जो है तो आर इक्विवेलेंट जो है कितना है, R1 कितना है तो 15 ओम है, R2 जो है 5 ओम है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया तो 15 + 5 जो है कितना हो जाएगा 20 ओम जो है हो जाएगा। अब वोल्ट कितना है तो वोल्ट जो है 12 वोल्ट है। तो करंट कितना आएगा तो 12 बटा जो है कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर जो है हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर 0.6 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर होता है ऑप्शन है, फिर इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रसारित होता है, या इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर घूमता प्रसारित होता है, या ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन केवल प्रोटॉन में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है परमाणु की संरचना के अनुसार नाभिक में प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं और वे नाभिक के चारों ओर और ऊर्जा स्तरों यानी एनर्जी सेल ऑर्बिट में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर प्रसारित जो है यह घूमता रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर जो है घूमता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक गोलाकार स्फेरिकल लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। तो एक गोलाकार जो है लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास जो है ऑप्शन क्या है फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, अपर्चर यानी छिद्र, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशित घनत्व। तो इसका आंसर अपर्चर छिद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपर्चर छिद्र, यानी ऑप्शन जो है इसका सी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ की प्राथमिक संरचना कोशिकाओं या कोशिका भित्ति सेल वाल की बाहरी दीवार मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती है? तो पेड़ की प्राथमिक संरचना कोशिकाओं यानी कोशिका भित्ति की बाहरी दीवार मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज और लिपिड। तो पेड़ की सबसे बाहरी भित्ति कोशिका भित्ति जो है सेल वाल होती है, जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा, सेलुलोज से बनी होती है। साथ ही इसमें हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन जैसे यौगिक भी होते हैं। यह परत कोशिका को कठोरता और एक निश्चित आकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, गति का वह कौन सा समीकरण है जिसमें अंतिम वेग नहीं होता है? तो अंतिम वेग किसमें नहीं होता है? तो s बराबर जो है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। t क्या होता है? तो t जो है समय होता है। u क्या होता है? तो प्रारंभिक वेग होता है। कौन सा वेग? तो प्रारंभिक वेग होता है। और s जो है क्या होता है? तो s जो है दूरी होता है। क्या होता है? दूरी होता है। तो ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल यानी बियॉन्ड फोर्स के बारे में कौन सा कथन सही है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार बियॉन्ड फोर्स जो है, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूब जाती है तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी वस्तु का वजन कितना कम हो जाता है जब उसे किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है, और यह खोया हुआ भार वास्तव में विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल जो है बियॉन्ड फोर्स यह हुआ ऊपर की ओर लगने वाला बल है जो किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर कार्य करता है। आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग सबमरीन पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए जो इसमें किया जाता है, उपयोग किया जाता है आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन मेथड निम्नलिखित में से किसे शुद्ध किया जाता है? तो आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन मेथड सैंड साल्ट मिक्सचर यानी रेत नमक मिश्रण, अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर अल्कोहल और जल मिश्रण, मडी वाटर यानी कीचड़ युक्त पानी, या आयरन फिलिंग फ्रॉम सैंड रेत से लोहे के बुरादे। तो आंसर जो है आसवन विधि से द्रव जैसे पानी या नमक पानी का मिश्रण और कम क्वथनांक वाली धातुओं जैसे जिंक कैडमियम पारा को शुद्ध किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नमक पानी का मिश्रण जो है द्रव जैसे पानी या नमक का मिश्रण हो जाएगा इसका आंसर। और कम क्वथनांक वाली जो है धातुओं जैसे जिंक कैडमियम को शुद्ध किया जाता है। तो इसका अल्कोहल और जल का मिश्रण जो है इसका आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है, निम्नलिखित में से ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है साउंड इज नॉन मैकेनिकल, दूसरा है ध्वनि जो है अयांत्रिक है, तीसरा है साउंड रिक्वायर्ड ए मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन यानी ध्वनि के प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होगा? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, केवल कथन 1 सही है। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट यानी केवल कथन 2 सही है। या बोथ स्टेटमेंट, या क्या है इसमें? तो इसमें जो है बोथ स्टेटमेंट जो है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट यानी कथन 1 और 2 सही है। नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉर इज 2 करेक्ट, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो कथन 1 ध्वनि अयांत्रिक है, मतलब ये गलत है। यह गलत है क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है यानी कि मैकेनिकल वेव है। क्या है? मैकेनिकल वेव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसमें है इसका प्रसार, इसका प्रसार जो है कणों के कंपन यानी वाइब्रेशन के कारण होता है। तो ध्वनि के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ये एकदम सही है। मतलब जो है 2 नंबर जो है ऑप्शन जो है सही है, 1 नंबर जो है ये गलत है। ध्वनि जो है, ध्वनि ठोस और द्रव और गैस में चल सकती है लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती है, नहीं गमन कर सकती है। इसीलिए सही उत्तर केवल कथन जो है 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पौधों के
पौधों के सभी भाग समान मात्रा में वृद्धि क्यों नहीं करते हैं? तो पौधों के सभी भाग जो है समान मात्रा में वृद्धि क्यों नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है पौधों के सभी भागों तक समान मात्रा में प्रकाश नहीं पहुंचता है। दूसरा है पौधों के सभी भागों तक समान मात्रा में पानी नहीं पहुंचता है। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण के कारण, और चौथा है तापांतर के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पौधों में वृद्धि का मुख्य कारण ऑक्सीन यानी हार्मोन होता है। क्या होता है? ऑक्सीन हार्मोन होता है। पौधों में वृद्धि का मुख्य कारण ऑक्सीन होता है। जब पौधों के सभी भागों को समान रूप से प्रकाश नहीं मिलता तो ऑक्सीन छायांकित भाग की ओर अधिक एकत्रित हो जाता है। इससे छाया वाले भाग में कोशिकाओं की अधिक लंबाई वृद्धि होती है और पौधा उस दिशा में मुड़कर बढ़ती है। इस घटना को प्रकाशानुवर्तन यानी फोटोट्रॉपिज्म जो है कहा जाता है। इसीलिए सही कारण है इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डज नॉट रीच ऑल पार्ट्स, यानी पौधों के सभी भागों में समान मात्रा में जो है प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब एथेन को ब्रोमीन के साथ पराबैंगनिक प्रकाश या ऊष्मा हीट में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो जब इथेन को ब्रोमीन के साथ पराबैंगनिक प्रकाश या ऊष्मा में मिलाया जाता है तो ऑप्शन क्या है? एथाइल ब्रोमाइड प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एथीन प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड, केवल ब्रोमो एथेन या कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर जो है हो जाएगा एथेन जो है, एथेन एक जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है। यूवी प्रकाश या ऊष्मा की उपस्थिति में अल्केन हाइलोजन के साथ मुक्त या मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन C2H6 प्लस Br2 जब यूवी या हीट के साथ गुजारते हैं तो C2H5Br प्लस जो है HBr का निर्माण करता है। इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु की जगह ब्रोमीन जुड़ जाता है जिससे ब्रोमो इथेन इथाइल ब्रोमाइड बनता है और साथ में HBr जो है इसमें निकलता है। इसीलिए सही उत्तर इथाइल ब्रोमाइड प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर कौन सा है? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर जो है कौन सा है? तो ये बेंगलुरु है। कौन सा है? बेंगलुरु शहर जो है 2025 में बेंगलुरु भारत का सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वाला शहर है। वैश्विक रैंकिंग 2025 बेंगलुरु वैश्विक स्टार्टअप शहरों में 10वें स्थान पर जो है ये मौजूद है। विकास दर, इसकी विकास दर 13.8% है जो इसे भारत का अग्रणी स्टार्टअप शहर जो है ये बनाती है। सैन फ्रांसिस्को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 19.9% है। न्यूयॉर्क जो है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका यानी 25.5%। लंदन यूनाइटेड किंगडम 29.8%। लॉस एंजलिस 14.1%। बीजिंग जो है 5वें नंबर पर चीन 25.2%। बोस्टन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका 17.1%। शंघाई जो है 38.4%। पेरिस जो है 34.6%। तेल अवीव जो है 24%। बेंगलुरु जो है 13.8% पर यह मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन रोग STD यानी विषाणु वायरस से होता है? ऑप्शन है HIV, गोनोरिया, टाइफाइड और TB यानी क्षय रोग TB। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक विषाणु जनित यौन रोग है। यह शरीर की HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है एक विषाणु जनित यौन रोग है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और आगे चलकर एड्स का कारण बनता है। गोनोरिया जो है बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? तो बैक्टीरिया से गोनोरिया होता है। नेक्स्ट इसमें है टाइफाइड यानी बैक्टीरिया से होता है। साल्मोनेला जो है टाइफी यह यौन रोग नहीं है। TB जो है बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यह भी यौन रोग नहीं है। इसीलिए इसका सही उत्तर HIV वायरस यानी विषाणु जनित जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन ए जो है HIV इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, पाचन तंत्र में भोजन करने के बाद कठोर यानी सॉलिड भोजन का क्या होता है? डाइजेशन यानी पाचन, स्वांगीकरण, ऑक्सीकरण और उत्सर्जन। तो पाचन तंत्र में ठोस भोजन खाने के बाद जो मुख्य प्रतिक्रिया होती है वह जो है क्या होता है? तो डाइजेशन होता है, पाचन होता है। तो ऑप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा है तो गर्भावस्था में क्या परिणाम होगा? यदि प्रजनन स्वास्थ्य जो है अच्छा है तो गर्भावस्था में क्या होगा? हेल्दी चाइल्ड विल बी बॉर्न यानी स्वस्थ बालक पैदा होगा, कमजोर बालक पैदा होगा। गर्भावस्था जो है असफल होगी, गर्भावस्था पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यदि प्रजनन जो है स्वास्थ्य स्वस्थ है तो गर्भावस्था समान रूप से आगे बढ़ेगी और शिशु के स्वस्थ जन्म की संभावना जो है अधिक हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वस्थ बालक पैदा होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा जो है भारत सरकार ने 100 तटीय क्षेत्रों यानी मछुआरों के गांवों के लिए मुख्य रूप से कौन सी पहल शुरू की है? तो सागरमाला प्रोग्राम, दूसरा जो है क्या है? जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव योजना, स्मार्ट सिटी मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना। तो जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव यानी CRCFB पहल, यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य देश भर के 100 मौजूदा मछुआरों गांवों को जलवायु परिवर्तन के प्रति जो है अधिक लचीला बनाना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2025 में हुए कलिंग सुपर कप 2025 में किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने जो है जीत दर्ज की थी? तो 2025 में हुए कलिंग सुपर कप में ऑप्शन जो है जमशेदपुर FC गोवा, बेंगलुरु FC, मुंबई सिटी FC। तो आंसर है कलिंग सुपर कप 2025 यानी 2025 के सुपर कप का फाइनल मैच 3 मई 2025 को हुआ था, जिसमें FC गोवा ने जमशेदपुर FC को 3-0 से हराया। नेक्स्ट है 20 अप्रैल 2025 को 3 मई 2025 के मध्य फुटबॉल प्रतियोगिता कलिंग सुपर कप 2025 का आयोजन कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। इसे सुपर कप के नाम से भी जाना जाता है। यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का 5वां संस्करण था। इसमें कुल 15 टीमों ने भाग लिया था। कुल 14 मैच जो है खेले गए हैं। FC गोवा ने दूसरी बार खिताब जीता। FC गोवा के बोर्जा हरेरा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए कलिंग प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जो है दिया गया। FC गोवा के बोर्जा हरेरा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है जमशेदपुर FC के एल्बिनो गोम्स को चुना गया। FC गोवा के कप्तान ओडई ओनेंदिया और मुख्य कोच मनोलो मार्केज थे। कौन थे? मनोलो मार्केज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक झूला अपने औसत मध्य बिंदु से चरम यानी अत्यधिक बिंदु की ओर जाता है तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो जब एक झूला अपने औसत मध्य बिंदु से चरम अत्यधिक बिंदु की ओर जाता है तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? पहला है स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा घटती है। दूसरा है स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कुल ऊर्जा घटती है। स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं जो बढ़ जाती है। ये जो है 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा झूला सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम जैसा व्यवहार करता है। औसत बिंदु मीन पोजीशन पर वेग अधिकतम, गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है, ऊंचाई न्यूनतम, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। चरम बिंदु यानी एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाते समय ऊंचाई बढ़ती है यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। वेग घटता है मतलब काइनेटिक एनर्जी घटती है। इसीलिए सही कथन है स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा जो है घटेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और जो है गतिज ऊर्जा जो है घटती है। इसका आंसर ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है? तो 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जो है मेडिसिन कीज के द्वारा जो है यह जीत लिया गया। किसके द्वारा? तो मेडिसिन कीज के द्वारा जो है जीत लिया गया है। इसमें जो आता है विजेता कौन हुआ? तो मेडिसिन कीज संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली है।
उपविजेता जो है एरिना सबालेंका जो है यह बेलारूस की रहने वाली है। पुरुष एकल विजेता जो है जेनिक सिनर जो है यह इटली के रहने वाले हैं। उपविजेता में आते हैं एलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है जर्मनी का ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, मई 2025 में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? तो मई 2025 में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है किसके द्वारा, तो यह जो है इसका आगे देखेंगे इसमें 24 मई 2025 को जो है 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक जो है नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। इसमें जो है आगे है, और यह जो है भारत मंडपम में आयोजित हुआ। उसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी और बैठक की थीम थी विकसित राज्य और विकसित भारत @2047 जो है इसका थीम था। नेक्स्ट आता है आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के दौरान बेंगलुरु के किस स्टेडियम के पास मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य घायल हो गए थे? तो यह जो है 4 जून 2025 की यह घटना है। स्थान था एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है यह बेंगलुरु की। वजह जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 2025 के इंडियन प्रीमियर लीग की जीत के परेड के दौरान जो है इसमें भीड़ के कारण जो है यह घटना हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की थी? तो ऑप्शन क्या है, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइजेशन मिशन, डिजिटल हेरिटेज इनिशिएटिव, मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन स्कीम। नेक्स्ट इसमें आता है ज्ञान जो है ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा? तो ज्ञान भारतम मिशन, यानी कि इसमें जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए ऐतिहासिक ज्ञान भारत मिशन यानी ज्ञान भारतम मिशन की पहली पहल की घोषणा की गई। यह घोषणा उन्होंने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड में किया था। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और वैश्विक स्तर पर प्रसार करना था। यह मिशन वर्ष 2003 से चल रहे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का आधुनिक रूप है। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम मिशन एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल संरक्षण परियोजना है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में फैली 1 करोड़ से ज़्यादा प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण है। मिशन के तहत एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार भी बनाया जाएगा जहां दुनिया भर के छात्र और शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 के बजट में पांडुलिपि पहल के लिए वित्तीय आवंटन को 3.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए जो है कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा के निर्देशक डायरेक्टर जो है कौन है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा के निर्देशक कौन है? ऑप्शन है संजय लीला भंसाली, लक्ष्मण उतेकर और ओम राउत और आशुतोष ग्वारिकर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा लक्ष्मण उटेकर जो है इसका जो है डायरेक्शन किए थे। इसमें जो है निर्देशक जो है लक्ष्मण उटेकर जो है ये डायरेक्टर थे। अभिनेता में विकी कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना थे। निर्माता दिनेश विजन। रिलीज डेट जो है 14 फरवरी 2025 को इसको रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अप्रैल 2025 में हुए 32वें विश्व शिखर सम्मेलन
की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो अप्रैल 2025 में हुए 32वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन में इसका ऑप्शन है इंडिया, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात के प्रांत मध्य पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा यह सम्मेलन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात दुबई यूएई में हुआ था। इसमें जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात जो है, या इसका आंसर बी हो जाएगा। यह सम्मेलन दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात दुबई यूएई में हुआ था। इसके अलावा अप्रैल 2025 में अन्य प्रमुख सम्मेलन भी हुए, जैसे कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। यह 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक के थाईलैंड में जो है, थाईलैंड के बैंकॉक में जो है हुआ था। नेक्स्ट सम्मेलन इसमें जो है ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट, यह 12 से 13 अप्रैल 2025 को दुबई में आयोजित किया गया था। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट जो है यह 20 से 22 अप्रैल 2025 को सैन फ्रांसिस्को यानी यूएसए में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मई 2025 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है? तो मई 2025 में जो है कि भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन किसको घोषित किया है? तो मई 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के सचिव ने घोषणा किया है कि कांडला गुजरात, पारादीप ओडिशा, तूतीकोरिन तमिलनाडु बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में पहचाना गया है। यह घोषणा जो है 20 मई 2025 को रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 यानी वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 के दौरान जो है की गई थी। नेक्स्ट इसमें आता है, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का घर कौन सा शहर बन गया? तो विशाखापट्टनम जो है यह आंध्र प्रदेश जो है यह बन गया है। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली घोषणा 2025 जारी की है? तो 21 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली घोषणा 2025 जो है यह जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, भारत के किस राज्य के हर जिले में एक महिला पुलिस थाना या एक समर्पित मिशन शक्ति केंद्र होगा? तो भारत के किस राज्य में ऐसा होगा? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सरकार ने मिशन शक्ति योजना के तहत हर जिले में कम से कम एक महिला पुलिस थाना समर्पित मिशन शक्ति केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है, जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को जो है यह मजबूती प्रदान करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2025 में तमिलनाडु के किन 2 पक्षी अभ्यारण्य यानी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है? तो 2025 के तमिलनाडु को 2 रामसर साइट को किसको तो सक्कर कोटाई और जो है सक्कर कोटाई और थेराथांगल पक्षी अभ्यारण्य को जो है, यानी कि ऑप्शन जो है इसका सी आंसर होगा। आंसर है 2025 में तमिलनाडु में 2 रामसर साइटें जोड़ी गई, सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थेराथंगल पक्षी अभ्यारण्य को जो है यह जोड़ा गया है। नेक्स्ट आता है इसमें, 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंक किसने फेंका था? यानी जेवलिन थ्रो में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला किसने फेंका था? ऑप्शन है अरशद नदीम, जूलियन वेबर, एंडरसन पीटर्स और नीरज चोपड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में इतिहास रच दिया। उन्होंने पहली बार 90 मीटर की दूरी पार करते हुए भाला फेंककर अपना नया पर्सनल बेस्ट बनाया। नीरज ने फाइनल मुकाबले में तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर जो है दूर भाला फेंका था। नेक्स्ट इसमें है जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर थ्रो के साथ जो है यह खिताब जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस भारतीय शहर द्वारा
जारी किया गया था। अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित यानी सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यह जो है ऑप्शन है गाजियाबाद, इंदौर, सूरत और पुणे। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा गाजियाबाद हो जाएगा। इसका आंसर है अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया था। यह बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत 150 करोड़ जुटाने के लिए जारी किया गया था, जिसका उपयोग एक अत्याधुनिक तृतीय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट TSTP के निर्माण के लिए जो है यह किया जाएगा। तो आंसर जो है इसका गाजियाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, यानी उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी ने एक सत्र की अध्यक्षता की और स्वदेशी खेलों पर एक भाषण दिया, जिसमें मई 2025 में मुंबई में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन में जो है शिखर सम्मेलन यानी वेब्स में कबड्डी के वैश्विक उदय और महत्व पर विशेष रूप से प्रकाश जो है इसमें डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है 2025 के उसेन बोल्ट के बाद किस खिलाड़ी को जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है मिला है? तो ऑप्शन क्या है? तो मोंडो डुप्लांटिस, मैक्स वर्स्टेपन, कार्लोस अल्काराज, टडेज पोगासर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्वीडन के पोल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस को जो है मिला है, यानी कि मोंडो डुप्लांटिस ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। वह जो है उसेन बोल्ट के बाद जो है इस पुरस्कार को जीतने वाले दूसरे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट जो है यह बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो स्वार्म ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया, उसका नाम क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो स्वार्म ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसका नाम ऑप्शन में पिनाका तृतीय, भार्गव शास्त्र, गोल्डन ईगल, अग्नि माइक्रो। तो आंसर हो जाएगा भार्गव शास्त्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भार्गव शास्त्र जो है इसका आंसर हो जाएगा। भार्गव शास्त्र भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो स्वार्म ड्रोनों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। यह 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर छोटे ड्रोनों का पता लगाकर 2.5 किलोमीटर से आगे के लक्ष्यों को गाइडेड माइक्रो म्यूनिशंस से नष्ट करता है और एक साथ 64 मिसाइलें दाग सकता है। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड या सोलर डिफेंस एंड जो है एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर क्या थी? तो मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर ऑप्शन में है 4.5%, 5%, 5.50%, 6%। तो आंसर हो जाएगा इसका 6 जून 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा रेपो दर 5.50% है और जो है रिवर्स रेपो दर जो है 3.35% है। तो आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? 5.50% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत सरकार ने 2025 में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो भारत सरकार के द्वारा जो है 2025 में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन है 150, 168, 200 और 300। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त 2014 में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र NCS की स्थापना के बाद से भूकंपीय बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया है। 2014 में लगभग 84 वेधशालाएं थी जो फरवरी और मार्च 2025 तक बढ़कर 168 परिचालन स्टेशन जो है हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है 168 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें जो है कर्नाटक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2025 के तहत बाल विवाह से पहले क्या एक दंडनीय अपराध था? तो कर्नाटक बाल विवाह निषेध जो है विधेयक 2025 के तहत बाल विवाह से पहले क्या दंडनीय अपराध था? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक बाल विवाह निषेध संशोधक विधेयक 2025 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में
संशोधन करता है, जिसमें धारा 9 ने जोड़कर बाल सगाई यानी इंगेजमेंट के प्रयास और तैयारी को दंडनीय अपराध जो है उसको माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूटन का संबंध बल से है, उसी प्रकार दाब का संबंध जो है किससे होगा? तो न्यूटन जो है बल की इकाई है और पास्कल जो है यह दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग ऑफ द सेल के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुसाइड बैग ऑफ द सेल यानी कोशिका की आत्मघात थैली जो है, ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, नाभिक। तो इसका आंसर जो है लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी परत जो है सूर्य की हानिकारक बैराबैगनी अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो कौन सा परत हो जाएगा? तो आयन मंडल है, ओजोन परत है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओजोन लेयर जो है सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। और जो है यह परत जो है मुख्य रूप से समताप मंडल में जो है यह पाया जाता है। तो इसमें जो है समताप मंडल जो है भी ऑप्शन में है, तो लेकिन यह जो है ओजोन परत जो है ओजोन लेयर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में ऊपर और नीचे की वृद्धि यानी लंबाई में वृद्धि के लिए जो है कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो पौधों में ऊपर और नीचे की वृद्धि यानी लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन है पार्श्व विभाज्योतक यानी लेटरल मेरिटिज्म, शीर्ष विभाज्योतक एपिकल मेरिटिज्म, और जो है मध्यवर्ती विभाज्योतक यानी इंटर कैलरी मेरिटिज्म, या स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीर्ष विभाज्योतक जो है इसका आंसर हो जाएगा। आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। शीर्ष विभाज्योतक जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो है मोटाई में वृद्धि जो है पार्श्व विभाज्योतक यानी कि लेटरल मेरिटिज्म जो है होता है, और गांठों नोड्स में वृद्धि यानी मध्यवर्ती विभाज्योतक यानी इंटर कैलरी मेरिस्टेम के वजह से जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मटर यानी पी के पौधों में जब एक शुद्ध लंबा पौधा यानी टीटी को बौने पौधा से क्रॉस किया जाता है तो कौन सी पीडी जनरेशन प्राप्त होती है? जब एक शुद्ध लंबे पौधे यानी टीटी को एक शुद्ध बौने पौधे यानी स्मॉल टीटी से क्रॉस किया जाता है तो पहले F1 पीडी प्राप्त होता है, जिसमें जो है सभी पौधे लंबे टी कैपिटल और स्मॉल टी होते हैं। जब F1 पीडी के पौधों को आपस में क्रॉस किया जाता है तो F2 पीडी जो है यह प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन गैस तथा एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनती है, वह रहस्यमयी गैस कौन सी है? तो इसका ऑप्शन जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो गैस जलने में सहायता करती है वह ऑक्सीजन होती है यानी O2। यह अभिक्रिया लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और जो है ऑक्सीजन O2 गैसों में होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया होगा 2BnO3 का होल ट्वाइस। तो यह जो है 2BO + 4NO2 + O2 यानी भूरी गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है और ऑक्सीजन गैस जलने में मदद करती है। भूरी गैस जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है जो एक भूरे या लाल रंग की गैस होती है। और जलने में सहायक गैस कौन सा होता है? तो यह O2 ऑक्सीजन होता है। ठोस उत्पाद क्या होता है? तो लेड मोनोऑक्साइड PbO है जो हल्के पीले रंग का जो है ठोस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या पूछ रहा है इसमें? तो एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस जो है यह नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। NO2 जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी इसका आंसर जो है बी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साधारण नमक यानी NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड किस विधि द्वारा जो है तैयार किया जाता है। तो साधारण नमक NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड विधि किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन है साल्वे प्रक्रिया यानी सॉल्वे प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रक्रिया यानी क्लोर अल्कली प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ऊष्मीय अपघटन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन। तो साधारण नमक आंसर हो जाएगा साधारण नमक के जलीय घोल यानी ब्राइन का विद्युत अपघटन जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है पर्याप्त किया जाता है। इसमें जो है इस प्रक्रिया को क्लोर अल्कली प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा क्लोर अल्कली प्रक्रिया इसका आंसर हो जाएगा। इस विधि में 3 उत्पाद जो है बनते हैं। कितने उत्पाद बनते हैं? 3 उत्पाद बनते हैं। इसमें कौन कौन बनता है? तो 2NaCl एक्वस प्लस 2H2O L जो है, और इसमें जो है क्या बनता है? 2NaOH एक्वस बनता है, Cl2 जो है यह गैस बनता है, और H2O जो है यह लिक्विड है L से, और H2 जो है इस गैस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या होता है। तो 2 बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर ज्ञात करने के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है V बराबर होता है वर्क डन अपॉन जो है चार्ज होता है। क्या होता है? वर्क डन अपॉन यानी कि W बटा जो है Q इसका जो है फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ऑप्शन है डिस्टेंस, विस्थापन, चाल, वेलोसिटी। तो इसका आंसर जो है 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, तो 2 बिंदुओं जैसे यहाँ है और यहाँ जो है अंतिम बिंदु यहाँ है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी को जो क्या कहेंगे? तो विस्थापन कहेंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी जो है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइडल विलयनों यानी कोलाइडल विलयनों को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। तो कोलाइडल विलयन को जो है ऑप्शन है निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन, आसवन यानी डिस्टिलेशन, विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस, अपकेंद्रीयकरण यानी अपकेंद्रन जो है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीकरण यानी अपकेंद्रन सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। तो स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक जो है किस प्रकार पहुंचती है। तो आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक मुख्य रूप से परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की प्रक्रिया द्वारा जो है यह पहुंचता है। तो आंसर हो जाएगा परावर्तन की प्रक्रिया के द्वारा जो है वह पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोहे को जंग यानी कि रस्टिंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो आंसर है उल्लेखित प्रत्येक तकनीक यानी पेंट करना, गैल्वेनाइजेशन यानी यसद लेपन इसको बोला जाता है, और ग्रीज लगाना यानी सभी लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए एक प्रभावी तरीके माना जाता है। पेंट करते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस को जो है जिंक का लेप लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि जो है नहीं है। गर्भ निरोधक विधि कौन सी नहीं है। तो इसके अंदर जो है कॉन्डोम हो जाएगा, कॉपर टी या गर्भ निरोधक गोलियां। तो ये सभी जो है क्या गर्भ निरोधक विधि के अंतर्गत जो है आता है।